हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्मे एजुकेशन हब में। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने दंगल सीरीज़ का पार्ट 20 लेकर आ गए हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 19 तक का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड है। अगर आपने अभी तक उसे विजिट नहीं किया तो जाके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए। और हाँ फ्रेंड, इस सीरीज़ में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके जीएस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम एलपी ग्रुप डी जेई आरपीएफ एनटीपीसी 2018 में पूछे जा चुके हैं। उन सभी के सेलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इस सीरीज़ में करते हैं। इस सीरीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में, क्योंकि रेलवे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। और इस जो सेट है आज हम पार्ट 20 कर रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हमारे पूरे जितने भी अभी तक हमारे पार्ट हुए पार्ट 19 तक, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने लाया गया है ताकि आप उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आपके एनटीपीसी में अच्छा नंबर आ सके। क्योंकि एनटीपीसी में 40 नंबर का वेटेज है आपके जीके जीएस का, इसलिए फ्रेंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रेलवे इसे रिपीट करते ही करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास इस वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ v बाई आई इज़ अ कांस्टेंट इट इज़ कॉल्ड। यदि v बाई आई का मान एक नियतांक है तो इससे क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है v बाई आई कांस्टेंट क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है करंट, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, तीसरा है प्रतिरोध, चौथा है कूलम्ब। तो आपको पता होगा ये ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ओम्स लॉ में हम कैसे लिखते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है v इक्वल टू आई आर, आप सभी को पता है। और इसमें क्या बोला है v बाई आई, तो आई को नीचे ले आएंगे, v बाई आई तो इक्वल टू क्या आ जाएगा r। r यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो जो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड, ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था। रेलवे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा वो पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी व्हेन इट अचीव्स डैश स्टेट। एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो आपको बताना है कौन से स्टेज पे आने पे वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है एन ओनली ऑक्टेट, दूसरा है ए हेप्टेट, तीसरा है एन ओनली डुप्लेट, चौथा है ए डुप्लेट और ऑक्टेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए डुप्लेट और ऑक्टेट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब जिसके जो लास्ट में जो होते हैं लास्ट सेल वो पूरे फिल रहेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ओके फ्रेंड, और जो डुप्लेट है जैसे हमारा हीलियम हो गया, हीलियम, आप हीलियम को देख लीजिए 2 है, तो उसका जो सेल है पहला सेल वो पूरा फिलअप रहता है, वो डुप्लेट है। तो क्या करते हैं, जिसके लास्ट सेल पूरे फिलअप रहते हैं या फर्स्ट सेल जिसके फिलअप रहते हैं वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट। तो जो डुप्लेट होते हैं और जो ऑक्टेट होते हैं वो स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। ओके फ्रेंड, स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक डुप्लेट या ऑक्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला पॉजिटिव, दूसरा जीरो, तीसरा नेगेटिव, चौथा न्यूट्रल। तो इसमें बोला गया है कि अगर एक वस्तु पे वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन बाय फोर्स वुड बी जीरो, अगर वर्क डन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको पता है जब वर्क डन जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड, फिजिक्स से क्वेश्चन था, इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस वाइट ऐश विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है।
तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो एक वाइट एश बनेगी, ठीक है। और जब हम उसको पानी में डुबाएंगे तो क्या बनेगी पूछा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम हैल्डाइड, चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनेगा, उसका जो एस बनेगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड, वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम उसको एयर में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और उससे क्या होगा, ऐश बन गया। और उस ऐश को हम पानी में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी में मिलके वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु टुक चार्ज इन दिसंबर 2018? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना कार्यभार ग्रहण किया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरा रघुराम राजन, तीसरा रंजीत कुमार, चौथा सुनील अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 सुनील अरोड़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है जो कि दिसंबर 2018 में पदभार संभाले हैं। ओके फ्रेंड, तो सुनील अरोड़ा याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा, बहुत ही ज़्यादा ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप याद करके जाइएगा। जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं उन सब के हेड प्रेसिडेंट आप अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द बुक इमॉर्टल इंडिया पब्लिश्ड इन 2017? 2017 में प्रकाशित पुस्तक इमॉर्टल इंडिया के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला अमीश त्रिपाठी, दूसरा विक्रम सेठ, तीसरा अरविंद अडिगा, चौथा चेतन भगत। तो चार ऑप्शन है आगे आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। तो इमॉर्टल इंडिया आपको बताना है। भले ही 2017 का बुक है लेकिन बुक कभी कभी पूछ सकता है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन तो कभी पुराने आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इमॉर्टल इंडिया लिखा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इमॉर्टल इंडिया के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन फाउंड इन एनिमल? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, पहला इंसुलिन, दूसरा एड्रेनिल, तीसरा थायरोक्सिन, चौथा ऑक्सिन। तो आप सभी को पता है जो ऑक्सिन है फोर्थ ऑप्शन, वो एनिमल में नहीं प्लांट में मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसको आप अच्छे से याद करिएगा, ये आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि बायो के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 5 kg ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। 5 kg भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा? तो आपसे पूछा है जो उस वस्तु पे लगने वाला जी है, ग्रेविटी है, उसका मान कितना होगा? तो आपको पता ही है कि वर्क डन का फोर्स क्या होता है ना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें फॉर्मूला लगा के देखते हैं। वर्क डन हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे तो हम जी ले लेंगे और डी हमारा तो डी रहेगा। मास हमको दिया गया 5 किलो, 5 kg दिया हुआ है, जी हम यहाँ पे लेंगे 10 और डी यहाँ पे आ जाएगा 4। लेकिन फ्रेंड इसमें बोला है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी है वर्क डन करने में उसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं क्योंकि आप सामान को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, कुछ ऊंचाई तक आप उसको ले जा रहे हैं, 4 मीटर ऊंचाई तक उसको उठा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। तो कितना आ जाएगा, -200 जूल, -200 जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। -200 जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
तो ये न्यूमेरिकल आपका बहुत ही अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल है, बेसिक लेवल का है, और ये इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं ऐसे न्यूमेरिकल के। डाटा चेंज करेगा, न्यूमेरिकल यही रखेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। वास्को डी गामा बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट फुट इन इंडिया वाया द सी इन। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 1489, दूसरा 1488, तीसरा 1499, चौथा 1498। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो बहुत ही कम आ रहे हैं। ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रेलवे क्वेश्चन पूछ रही है। एक आगे हिस्ट्री से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 1498। 1498 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस समय वास्को डी गामा आया था। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो किसके वजह से एक से ज़्यादा बार कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें इको सुनाई देता है? तो पहला है रेयर फ्रैक्शन, दूसरा है डिफ्रैक्शन, तीसरा है रिफ्रैक्शन, चौथा है रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th ऑप्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण हमें जो प्रतिध्वनि होती है, इको होती है, वो हमें सुनाई देती है। एक बार इधर गई, फिर टकरा के वापस आती है, फिर एक बार जाती है, फिर टकरा के वापस आती है। तो इसको रिफ्रैक्शन के कारण ये होता है। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर फर्स्ट दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले से समान है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला मेंडलीफ, दूसरा मोसले, तीसरा डोबर्नियर, चौथा न्यूलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इसका नाम ही है, जो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसे सिमिलर होता है। और हाँ फ्रेंड, जो मेंडलीफ का लॉ है, जो मोसले का लॉ है, जो डोबर्नियर का है, जो न्यूलैंड का है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। इससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो निश्चित है कि आपको क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आईएमपी भी है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये आईएमपी है कि रेलवे से रिपीट करेगा ही करेगा। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसे सिमिलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट डेट आर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड इज। फसल के पौधों के वो समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला शुगर केन, पोटैटो, बनाना, दूसरा है ग्राउंडनट, ड्रमस्टिक, चैशनट, तीसरा पोटैटो, पपाया, बनाना, चौथा ओनियन, कोरिएंडर, लाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुगर केन, पोटैटो, बनाना। शुगर केन, पोटैटो, बनाना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन फ्रेंड, कहीं कहीं पपाया भी देखने को हमें मिलता है, पपाया भी इसी में आता है, लेकिन इसका आंसर शुगर केन, पोटैटो, बनाना रेलवे ने दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन को हम, इस आंसर को हम सही मानते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है एडिशन रिएक्शन, तीसरा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, चौथा है कंबशन रिएक्शन। तो आपको पता है, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? कंबशन रिएक्शन, कंबशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कंबशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider a planet whose mass and radius are both twice the mass and radius of the Earth. The acceleration due to gravity on the surface of the planet is n time that on Earth. The value of n is. ओके फ्रेंड, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं? इसमें बनाते हैं g इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाते हैं gm/r²। ओके फ्रेंड, gm/r² लगाते हैं। अब जैसे जैसे इसमें बोले हम ऐसा कर देंगे। मास एंड रेडियस को क्या बोला? डबल। तो मास को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m, मास की जगह 2m, और रेडियस को डबल करेंगे तो 4r। तो ये क्या हो जाएगा? gm/4r इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4। ओके फ्रेंड, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 gm/r² आ गया।
Gm/r²। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो कितना गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा n का वैल्यू 1/2 हाफ। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इस फॉर्मूले से रिलेटेड हर पेपर में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाइएगा, G=Gm/r²। ओके फ्रेंड, इसमें बस आपको मास बोलेगा कभी डबल कभी आधा, रेडियस बोलेगा कभी डबल कभी आधा, आप वैल्यू रखिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the electronic configuration of element A and B are 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 and 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 respectively, then the formula of compound formed by the combination of this element will be। तो आपको बताना है कि इसका कॉम्बिनेशन से कौन सा कंपाउंड बनेगा। ओके फ्रेंड, तो आप देखिए, आप जितने भी पावर लिखे उनको पहले ऐड करिए। पहला ए का वैल्यू क्या दिया गया 1s2। ओके फ्रेंड, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया गया हमारे सामने, ए का वैल्यू, बस हम ऊपर पावर का वैल्यू को ऐड करेंगे 2 + 2 + 6 + 1। तो ये कितना हो गया 2 2 4 10 और 11। तो 11 किसका होता है फ्रेंड, सोडियम का होता है, Na होता है सोडियम। ओके फ्रेंड, अब बी का देखिए, बी का भी ऐड करिए, बी का भी ऐड करिए, कितना है 2 2 4 10 12 16 हो गया। तो 16 किसका होता है, 16 होता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो सल्फर का होता है 30 तक, तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ के बताया आपको। तो 16 किसका होता है, सल्फर का होता है, तो ये होता है सल्फर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम सोडियम को लिखते कैसे हैं। हम सोडियम को लिखते हैं Na2। कैसे लिखते हैं, Na2। और सल्फ़र को तो हम बस सल्फ़र का ही लिखते हैं। ओके फ्रेंड एस, तो इसका हिसाब ये हो गया कि इसमें जो भी होगा ए के नीचे 2 आएगी और बी तो सिंपल बी लिखा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन में आप देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन में A2B, A2B, Na2S, A2B। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is used as a catalyst in the hydrogenation of vegetable oil? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा एमपी है और बहुत बार रिपीट हुआ है, आज तक बहुत बार रिपीट कर चुका है रेलवे वाले क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला हाइड्रोजन, दूसरा लेड, तीसरा हीलियम, चौथा निकल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निकल। हम निकल को यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन में वेजिटेबल ऑयल के, जिसमें हम फैट या वेजिटेबल ऑयल इन सब के हाइड्रोजनीकरण में हम क्या यूज़ करते हैं, निकल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आईएमपी है, रेलवे बहुत बार अभी तक पूछ चुका है, इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने बार पूछ चुका है। ओके फ्रेंड, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया, विच अमेरिकन ऑफ इंडियन डेसेंट हैड रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही ज़्यादा एमपी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रीत बनर्जी, दूसरा है निशा देसाई बिस्वाल, तीसरा है नीना दावुलूरी, चौथा है असीम घोष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई बिस्वाल यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके फ्रेंड, आप अच्छे से इसको याद करिएगा कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की प्रेसिडेंट कौन है, निशा देसाई बिस्वाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पार्टनर विथ विच ग्लोबल कंपनी ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है गूगल, तीसरा है ट्विटर, चौथा है फेसबुक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक के साथ इंडिया ने पार्टनर किया है और पहला कंट्री बन गया है जो कि डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट पे काम करेगा। ओके फ्रेंड, फेसबुक याद रखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द मैगडालेना रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, थ्रू विच कंट्री डज इट फ्लो। मैगडालेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कोलंबिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कोलंबिया। तो कोलंबिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया का रिवर तो आधे से ज़्यादा लोगों को याद नहीं होता है। ये तो वर्ल्ड का रिवर के बारे में पूछ लिया गया है, तो ये हो गया स्टैटिक क्वेश्चन, तो ये आपका रिपीट भी हो सकता है। तो कोलंबिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप रिवर का नाम याद रखिएगा, क्या है रिवर का नाम है? मैगडालेना नदी कोलंबिया। ओके फ्रेंड, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A source maintain as current I in a resistor of resistance R if V is the potential difference across the resistor, the electric energy dissipated in the resistor in time t is given by। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो आपको पता है पावर को हम कैसे लिखते हैं? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर को हम लिखते हैं P इक्वल टू वी आई। पावर का बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन ये एक बेसिक है। P इक्वल टू पावर इक्वल टू वी इंटू आई, और इसमें हम टी समय के लिए, टी टाइम के लिए बोला है, टी समय के लिए, तो इसमें इंटू टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वी आई टी। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है वी स्क्वायर आई टी, ये तो नहीं है। दूसरा वी आई टी, तीसरा वी आई स्क्वायर टी, ये भी नहीं है। चौथा आई स्क्वायर आर टी, ये भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन वी आई टी देखिए आपका आ गया पावर का वी इंटू आई इंटू टी। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। अगर आप हमारा प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एक बार 2 बार और रिपीट हो चुका है। तो रेलवे रिपीट करता है। अब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का क्वेश्चन करिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में सेम टू सेम मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी इन ऑस्ट्रेलिया इज होस्टेड द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपसे पूछ लिया गया 2018 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था गेम्स, ऑस्ट्रेलिया के कौन से सिटी ने होस्ट किया था, ये आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि 2020 में तो ना कॉमनवेल्थ हुए हैं, ना ओलंपिक हुए हैं, कुछ भी गेम नहीं हुआ है। 2020 तो पूरा कोरोना पेंडेमिक में चला गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला एडिलेड, दूसरा पर्थ, तीसरा गोल्ड कोस्ट, चौथा हॉबर्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ 2018, याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है और इस बार भी आपके पेपर में ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बेस का गुण नहीं है, क्षार का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है दे रिएक्ट विथ एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम। दूसरा है दे है बिटर टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो आपको पता है कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस तो नहीं करता है। तो जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये इसका गलत प्रॉपर्टी दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, ये गलत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग बिकॉज। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन एटम वेयर मोर, ऑक्सीजन के एटम ज़्यादा थे। दूसरा है हाइड्रोजन एटम वर एक्टिव एंड इन ग्रेटर नंबर। तीसरा है नाइट्रोजन एटम वर मोर। चौथा हाइड्रोजन एटम वेयर फ्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन एटम वेयर एक्टिव एंड इन ग्रेटर नंबर। इसको हम देखते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा समझते हैं कि हाइड्रोजन एटम ज़्यादा थे और ज़्यादा नंबर में थे, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना ले रहे थे, इसलिए हमारा जो वायुमंडल था, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था। इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन आइटम बहुत ही ज़्यादा थे और एक्टिव थे। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप इसको याद करिएगा, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है नेमाटोडा, तीसरा है पोरीफेरा, चौथा है मोलस्का। तो आपको पता है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल क्या है? कीड़ों का ग्रुप, मतलब इंसेक्ट्स,
इंसेक्ट्स का ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आर्थ्रोपोडा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा है, कौन सा कीड़ा कौन से ग्रुप का आता है। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है। ओके फ्रेंड, आप याद रखिएगा। और ये हमारा आज क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था आज हमारे सेट का। और आज हमने 24 क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड। इस टाइप से आपको सेम टू सेम रेलवे के पेपर से उठा के सीधा आपके सामने लाया गया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।